जेएन एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और कुछ सुझाव देनी हो तो कमेंट में आप हमें दे सकते हैं। और प्लीज दोस्तों तक आप अवश्य शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप सब में। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरतम सीमा है वो कौन सी है? वो है मांडा, जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर वाला जो हिस्सा है वो सबसे आखिरी छोर है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमोत्तर में, पश्चिम खास करके जो पश्चिम सीमा पे कौन सी है? पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, ये यही है बलूचिस्तान वाला एरिया में, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा काल है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का? आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक कहा जाता है। उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है। चलिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अजातशत्रु। याद रखेंगे, कुनिक किन्हें कहा जाता था? अजातशत्रु को। ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कुनिक कहाँ पे है, तो बौद्ध साहित्य में कुनिक वर्णन किया गया है अजातशत्रु के बाल्यकाल को दर्शाने के लिए। ठीक है। चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का? त्रिपिटक याद रखेंगे, बौद्ध का। किसका? बौद्ध का त्रिपिटक। विनय पिटक में नियम कानून है, संघ से जुड़ा हुआ नियम कानून कहाँ लिखित है? विनय पिटक में। इसके बाद बुद्ध के उपदेश प्रवचन आदि कहाँ लिखित है? तो सुत्त पिटक में। और जो दर्शन है बौद्ध धर्म का दर्शन, वो अभिधम्म पिटक में। ये काफी बाद में ये इसकी रचना की गई है अभिधम्म पिटक की, ये ध्यान में रखेंगे। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो मैकियावेली ने। और ये भी किस पे है? राजनीति पे है। और इसी इसी प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी राजनीति पे ही है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, अगला आ जाते हैं। अब तुलना के कारण भी आपको दे दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा वासुदेव। याद रखेंगे, कौन? वासुदेव। और ये याद रखेंगे, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करने के उपरांत कण्व वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? एलाड़ा, कारी, काले, सेनगुटवन, नेदुन, जेरल, आदन। आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। याद रखेंगे, कौन? सेनगुटवन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। लाल चेर की उपाधि से सेनगुटवन को संदर्भित किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के? इनमें से कोई नहीं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के। ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने तो थानेश्वर के उपरांत कन्नौज। याद रखेंगे, थानेश्वर के उपरांत उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज, वो याद रखेंगे। हरियाणा के थानेश्वर से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, अगला है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को? आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। ये ध्यान में रखेंगे, किसको? ब्राह्मणों को। ठीक है। चलिए, दिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने?
आंसर हो जाएगा तोमरों ने, याद रखेंगे किसने, तोमर। नाम आप राजा का भी याद रखेंगे, अनंगपाल, कब, 736 ईस्वी में। अगला है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। रवि कीर्ति, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ये याद रखेंगे, पुलकेशिन सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। याद रखेंगे दरबारी भाषा यानी कि प्रशासन में जो कामकाज में जो यूज किया जाता था, प्रशासनिक कामकाज में, तो वो किया जाता था फारसी को। और धार्मिक भाषा कौन सी थी, तो धार्मिक भाषा थी उन लोगों की क्या कहते हैं, धार्मिक भाषा अरबी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बोलचाल में वे तुर्की भाषा का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अगला है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, ये याद रखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, और इनके आक्रमण के उपरांत तुगलक वंश का पतन हो जाता है 1414 में, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलिए किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए, यानी कि इशू किए। मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेर शाह, अकबर। आंसर होगा महमूद गजनबी, याद रखेंगे महमूद गजनबी। ठीक है, और वो वाक्य भी याद रखेंगे, अव्यक्त में एक अवतार। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अदृश्य एक अवतार, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कोई भगवान नहीं है लेकिन एक भगवान है का संस्कृत अनुवाद है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले ये कौन थे, रामानुजाचार्य, ये ध्यान में रखेंगे, कौन, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो उपवनों का राजकुमार किस मुगल शासक को कहा जाता है। उपवनों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ गार्डन्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आंसर हो जाएगा बाबर, कौन, बाबर, याद रखेंगे। ठीक है, चार बाग आपने सुना होगा, चार बाग पद्धति। अगला, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना शेरशाह ने किस युद्ध को जीतने के बाद की। अगर ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। हालांकि आपसे एक और पूछा जा सकता है कन्नौज का युद्ध, तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध, याद रखेंगे। कन्नौज का युद्ध याद रहे तो भी ठीक है, नहीं तो याद रखेंगे बिलग्राम का युद्ध, क्या, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कब लड़ा गया था, 17 मई 1540 को। ठीक है, कन्नौज यूपी में। चलिए, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की। ठीक है, ऑप्शन है मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात, मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मराठा छत्रपति उस टाइम में कौन थे, शाहू। शाहू के तरफ से बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात के तरफ से सैयद बंधु ने हस्ताक्षर किया था, ये याद रखेंगे, यानी कि संधि किया था। ठीक है, चलिए कब, 1719 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही क्या कहा जाता है, मराठा मुगल संधि या फिर मराठों का मैग्ना कार्टा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसिस द अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टी डी नेवोली। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखेंगे। 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा उनसे छीन लिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट। आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो, याद रखेंगे, कौन, हेक्टर मुनरो, कौन, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया था 22 और 23 अक्टूबर 1764 को, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था। सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। कौन था काल कोठरी त्रासदी के
दौरान बंगाल का शासक? आंसर हो जाएगा सिराज उद दौला। कौन? सिराज उद दौला। कब ये घटना घटित हुई थी? 20 जून 1756 को, फोर्ट विलियम, याद रखेंगे, कलकत्ता में। ठीक है। चलिए, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? अहमदिया आंदोलन सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी, मिर्जा गुलाम अहमद, हाजी शरीयत अल्लाह। आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। वर्ष 1889। इसकी चरित्र कैसी थी, प्रकृति कैसी थी इस आंदोलन की? सुधारवादी प्रकृति की थी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसने ही जिहाद का विरोध किया था। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा का भारतीय मुसलमानों पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में पश्चिमी शिक्षा को भारत में बढ़ावा देने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? 19 जुलाई को ये घोषणा हुई थी। और लागू कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। ये ध्यान में रखेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वास्तव में भारतीय राज व्यवस्था को एकीकृत संरचना प्रदान करना था। इसमें एक ऐसे प्रधानमंत्री का उल्लेख था जिसका स्थान मंत्री परिषद में प्रथम होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या सही हैं? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। आंसर क्या होगा? दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य है। एक और दो दोनों। याद रखेंगे कि एकीकृत संरचना प्रदान करना भी था। ठीक है, यूनिलैटरल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ मंत्री परिषद में प्रथम कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ये भी कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट होता है। चलिए, चूंकि रजवाड़ों का विलय किया गया था, देसी रजवाड़ों का विलय, विलय अर्थात कहने का अर्थ है कि उसको प्रांतों में शामिल करने की बात कही गई थी, इसलिए इसे याद रखेंगे एकीकृत संरचना प्रदान करना भी कहा गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रोलेक्ट एक्ट। तो भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में किस आंदोलन में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। याद रखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आपने पढ़ा होगा। चलिए, और ये प्लेग बोनस बंद करने के कारण ये आंदोलन किया गया था 1918 में। ये भी ध्यान में रखेंगे। फरवरी मार्च में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद खेरा आंदोलन भी होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, वो गुजरात में होता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। याद रखेंगे, ये वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लंबे अवधि तक, स्वतंत्रता से पूर्व। और अगर स्वतंत्रता के पश्चात बात की जाए तो श्रीमती सोनिया गांधी का नाम आप याद रखेंगे। चलिए, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने? तो आंसर होगा द्वितीय। याद रखेंगे, वर्ष 1931 में दूसरा सम्मेलन हुआ था। 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था ये द्वितीय सम्मेलन। उसमें गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, और सरोजनी नायडू वो महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारतीय महिलाओं की तरफ से। अगला है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? CR दास, MG रनाडे, VD सावरकर, SN बनर्जी। इंडिया फॉर इंडियंस याद रखेंगे किसने किया है? तो ये किया है CR दास, चितरंजन दास। कौन? CR दास, चितरंजन दास। ये ध्यान में रखेंगे। इनके बारे में थोड़ा स्पष्ट है। 5 नवंबर 1870 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीर बाग में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। 1893 में गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, और ये 1893 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, और 16 जून 1925 को इनकी मृत्यु होती है बुखार के कारण। चलिए,
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी, डिमांड नहीं थी? भारतीय और गोरे नाविकों दोनों के लिए समान वेतन हो, आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो, नौसेना का भारतीयकरण हो। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी। ये बात नहीं कही गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब कही गई है। इसका स्रोत भी मैंने आपको दे दिया है, सुमित सरकार का जो आधुनिक भारत का पुस्तक है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है, सारण प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 2, 3, 4, 5। सारण प्रमंडल में याद रखेंगे 3 जिले हैं, सारण अर्थात छपरा, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और आपको एक और चीज आपको याद रखना है, एक और चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना है, इस प्रकार से अगर आप बिहार के नक्शे को अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको गंगा नदी बहती है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पे 3 जिले आपको नजर आएंगे, ठीक है। ऊपर में आपको यहाँ पे आपको गोपालगंज नजर आएगा, मध्य में आपको सारण नजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको सीवान नजर आएगा, ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे, ये 3 कौन सा है? तो सारण प्रमंडल में है। कौन सा है? सारण प्रमंडल में, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक, बूढ़ी गंडक की, घाघरा की, गंगा की, यमुना की? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गंगा की, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, बूढ़ी गंडक की नहीं है, ठीक है। चलिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर की जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे पटना में स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर? आंसर हो जाएगा किसकी? राजेंद्र प्रसाद की, याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। ये 243 मीटर ऊंची है, काफी ऊंची है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है वो भी पटना में महाप्रयाण घाट में है। कहाँ पे? महाप्रयाण घाट। अगला है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रदेश में। पटसन की पट्टी, पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में, याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में, ठीक है। अगला है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, मुंगेर में, राजगीर में, नालंदा में? आंसर हो जाएगा नालंदा में, याद रखेंगे। कहाँ पे? नालंदा में। 1592 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें दफनाया जाता है नालंदा, बिहार में। अगला है, बिहार का राजकीय खेल है गुल्ली डंडा, हॉकी, कितकित, कबड्डी? तो राजकीय खेल बिहार का कौन सा है? कबड्डी, याद रखेंगे। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन सिर्फ 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 38.40%, 43.35%, 45.85%, 51.74%। तो बिहार से कितना परसेंट जमीन लेके झारखंड बना है? तो 45.85%। कितना? 45.85%, ठीक है। ये 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य के रूप में गठित हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, और इसमें टोटल 18 जिले थे, ये भी याद रखेंगे। बिहार से 18 जिले को अलग करके झारखंड बनाया गया था। अगला है, बिहार में कहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा? ग्रेनाइट, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर? ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में, याद रखेंगे। बहुत सारे आपको यहाँ पे खनिज पदार्थ हैं, आप इसे भी पढ़ेंगे, और कहाँ इनकी अधिकता कहाँ पे है वो भी आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से अधिकता वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ठीक है। जैसे कोयला, राजमहल क्षेत्र, साहबगंज के आसपास वाला जो राजमहल क्षेत्र है वहाँ पे कोयला देखने को मिलता है। चूना पत्थर, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, अभरख, नवादा, क्वार्ज, सिलिका रेत, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, क्वार्जाइट, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, टॉल्क, मुंगेर, बॉक्साइट, मुंगेर, रोहतास, चाइना क्ले, भागलपुर, मुंगेर, फेल्सपार, गया, जमुई, मुंगेर, फायर क्ले, भागलपुर, पूर्णिया, सोना, जमुई, ग्रेनाइट, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई,
लौह अयस्क भागलपुर, लौह अयस्क में हेमेटाइट भागलपुर, मैग्नेटाइट गया जमुई, सीसा जस्ता बांका रोहतास, पायराइट्स रोहतास, ठीक है। और पाराइट्स भारत का 94% जो है वो बिहार के रोहतास में ही मिलता है, ये भी उपलब्ध है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, बिहार में राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है? लगभग 45,000, 75,000, 85,000, 86,000 राजस्व ग्राम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45,000, याद रखेंगे 45,103 के आसपास है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपको याद रखना है मोटी मोटी 45,000, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा राजस्व गांव क्या होता है, तो आपको याद रखना है सरकार के द्वारा वो एक सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। वहां पे आपको भूमि, कृषि और जनगणना संबंधित कार्य वहां से किया जाता है सरकार के माध्यम से। नगर निगम बिहार में कितने हैं? तो वर्तमान समय में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 19। नगर परिषदों की संख्या 88, नगर पंचायतों की संख्या 154। बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है, कमिश्नरी कितनी है? 9। और जिलों के यानी कि डिवीजन कितना है, मंडल कितना है? 38, याद रखेंगे 38 जिले हैं। और इन 38 जिलों को क्रमशः 101 सब डिवीजन यानी अनुमंडल, 534 प्रखंड अर्थात ब्लॉक, 8,471 पंचायत, ठीक है, 45,103 राजस्व गांव में बांटा गया है। तो ये आपको डाटा भी याद रखने हैं। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सहरसा जिला उत्तर बिहार के तराई में अवस्थित है। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर होगा कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। याद रखेंगे कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। सहरसा जिला उत्तर बिहार के तराई में अवस्थित नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये अगर बिहार को आप मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे आपको पर्वत दिखाई देगा। तो ये वाला जो जो भी क्षेत्र इसमें से टच करता है, जो भी क्षेत्र इसमें से टच करता है, याद रखेंगे नेपाल को जो भी जिले वो सारे तराई जिले में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि सहरसा हट के है तो वो क्या हो जाएगा? वो गंगा घाटी में होगा। क्या होगा? गंगा घाटी में होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कांवर झील बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर नहीं है, बल्कि बेगूसराय के अंदर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर चीर और सुखनिया नदी खगड़िया में नहीं है, ये बांका में है। कहाँ पे है? बांका में। बहुत सारी नदियां हैं बांका में, चांदन नदी, ओढ़नी, चीर, सुखनिया, बढ़ुआ, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? श्याम मिश्र, गोविंद मिश्र, विद्यापति, मंडन मिश्र। आंसर होगा विद्यापति। कौन? विद्यापति। वे भक्ति और श्रृंगार रस के कवि थे, ठीक है। कीर्तिलता, इनकी महत्वपूर्ण जो भी रचनाएं हैं वो याद रखेंगे। कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। विद्यापति की ये सारी रचना है। इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? बिस्पी गांव है, बिस्पी गांव है मधुबनी में, वहां पे, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई है? 1975, 1980, 1982, 1990। तो बिहार राज्य में जल विद्युत की अपार संभावना नजर आती है। तो ये कहाँ पे स्थित है, मतलब इसकी जो स्थापना ये कब की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में, याद रखेंगे 31 मार्च 1982 को। चलिए अगला है, बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। निम्न में से कौन सा विकल्प राजगीर के 5 पहाड़ियों से संबंधित नहीं है? यानी इन 5 पहाड़ियों में कौन सा विकल्प नहीं आता है? विपुलगिरी और रत्नागिरी, स्वर्णगिरी और उदयगिरी, वैभवगिरी और रत्नागिरी, आजातगिरी और बिंबगिरी। आंसर हो जाएगा आजातगिरी और बिंबगिरी, ये नहीं है, बल्कि और कौन कौन है? विपुलगिरी, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी। याद रखेंगे पांचों नाम, विपुलगिरी, रत्नागिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी और वैभवगिरी, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। आंसर हो जाएगा 2006 को। याद रखेंगे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है और महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था। 8 अप्रैल 2006 को ये लागू हुआ था अधिनियम।
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। ये ध्यान में रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को। वो पहले व्यक्ति थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, बिहार से थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके उपरांत अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? मानव विकास करने के लिए 6, 7, 8, 9, याद रखेंगे 7। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं विभागों के नाम। ये मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एनटीपीसी कांटी अथवा जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। आंसर होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की श्रृंखला में अवस्थित है, रोहतास। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपने पढ़ा होगा, कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। इसके अतिरिक्त और भी नाम है, आपको वीडियो रोक करके एक बार पढ़ लेना है। चलिए, रिवीजन करते रहना है बार बार। अगला है, लावा मिट्टियां पाई जाती है छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में, सरयू पार मैदान में, शिलांग पठार में। लावा मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा मालवा पठार में। ठीक है, इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, गेहूं, धान, मक्का। आंसर क्या होगा? धान। कौन सी? धान की रोपाई की जाती है। इसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है, उसके बाद खेत में रोपा जाता है। अगला है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसमें? धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। जिप्सम की अधिक मात्रा किसमें आवश्यक होती है? मूंगफली की फसल में। याद रखें, किसमें? मूंगफली की फसल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। तमिलनाडु, केरल का जो सीमा है वहां पे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इलायची पहाड़ी इसे ही कहा जाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? किंगस्टन, पोर्ट ऑफ स्पेन, ब्रिजटाउन, केस्ट्रीज। आंसर होगा पोर्ट ऑफ स्पेन। याद रखेंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमैका की। ब्रिजटाउन बारबाडोसा की। और क्रेस्ट्रीज ये सेंट लूसिया की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर होगा गोदावरी की। याद रखेंगे, किसकी? गोदावरी की। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और अटापका जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी कोलेरू में स्थित है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक, हीरा। पन्ना जिला हीरा के लिए। पन्ना जिला हीरा के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ निवास करती है? सिक्किम, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा एक सील वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, दाचीग्राम हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा दाचीग्राम। ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कश्मीरी हिरन को ही हंगुल कहा जाता है। चलिए, पेंगोंग त्सो झील किस स्थान पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? लद्दाख में। पेंगोंग त्सो झील कहाँ पे है? लद्दाख में। बहुत ऊंचाई पे है, खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो झील। ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के मध्य।
चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको वीडियो रोक करके पढ़ने हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं साइड हो जाऊं और आप लोग एक बार इसे अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है? इसे अवश्य पढ़ लें, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, आ जाते हैं फिर से। घाना को विश्व का केंद्र माना जाता है क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। अब तक खोजे गए सबसे पुराने मानव जीवाश्मों का घर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मेरिडियन के प्रतिच्छेदन पर स्थित है, ठीक है? तो विश्व का केंद्र माना जाता है घाना को। क्यों माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मेरिडियन के प्रतिच्छेदन पर स्थित है, ये याद रखेंगे, ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का जो कटिंग है वो यहीं पे होता है, ठीक है? ये यहाँ पे ये याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे घाना स्थित है, ये अफ्रीका महादेश है। इसके पश्चिमी सीमा पे आपको दिखाई देगा घाना, और यहीं पे आप देखेंगे तो इक्वेटर और आपको देशांतर वाला जो रेखा है वो यहाँ पे आकर के कट करती है इसी क्षेत्र के पास, इसीलिए इसे विश्व का केंद्र माना जाता है घाना को। निम्नलिखित कथनों में से किस देश का वर्णन किया गया है? यह देश भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एशिया में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। इस द्वीप राष्ट्र का विभाजन ग्रीक और तुर्की समुदायों के बीच मतभेद के आधार पर किया गया। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है लेकिन नाटो का सदस्य नहीं है। हाल ही में इसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है। ऑप्शन उत्तरी मैसिडोनिया, साइप्रस, सिसिली, माल्टा। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। याद रखेंगे, निकोसिया राजधानी क्या है साइप्रस की? निकोसिया, ठीक है? और ये कहाँ स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। भूमध्य सागर में कहाँ पे? इजराइल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको सीरिया नजर आएगा, और सीरिया के आसपास में आप अगर देखेंगे तो तुर्की, सीरिया, ये सब वाले क्षेत्र में ही आपको भूमध्य सागर के अंदर एक छोटा सा द्वीप देश है साइप्रस, ठीक है? यहाँ पे ग्रीक और तुर्की भाषाएं बोली जाती है। अगला है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। काफी बार पूछा गया ये प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखेंगे, कहां से? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अन्य 8 राज्य का नाम दिया गया है, आप पढ़ेंगे। भारत में सबसे ठंडा स्थान है लेह, किलांग, तवांग, द्रास। आंसर होगा द्रास। कहाँ पे? लद्दाख में। द गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया, जो कि रूस में है। रूस के साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। चलिए, अगला, भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट पहली बार कब पारित हुआ? 1947, 1949, 1950, 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। याद रखेंगे, 1951 में। 2 प्रकार की है ये लोक प्रतिनिधित्व कानून। भारत में चुनाव से संबंधित कानून है 2 प्रकार की। इसमें 2 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 का जो एक्ट है और 1951 का जो एक्ट है। 50 के एक्ट में मतदाता सूची, सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ये संबंधित है 1950 के एक्ट से। और 1951 के एक्ट से चुनाव संचालन, योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्टाचार और अन्य अपराध से संबंधित है। लेकिन ये पारित कब हुआ? 1951 में। दोनों याद रखेंगे, ये 2 अधिनियम में विभाजित है, ठीक है? लोक प्रतिनिधित्व कानून। राजनीतिक पहुंच समझौता, एक्सेस समझौता, 2008 भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संधि है जिसके तहत दोनों देश हर वर्ष 2 बार किन तिथियों को कैदियों की सूची साझा करते हैं? 1 जनवरी और 31 अप्रैल, 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 31 अगस्त, 1 जनवरी और 1 दिसंबर। तो प्रत्येक 6 महीने पे सामान्यतः 1 जनवरी और 1 जुलाई को सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है? अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है? अगर कहीं चुनाव का कुछ मामला होता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है?
323, 325, 329, 333 कौन से अनुच्छेद में? आंसर होगा 329 में, याद रखेंगे। कौन से अनुच्छेद में? 329 में। चुनाव से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे अनुच्छेद हैं, आप एक बार इसे अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। 324 से पहले तो भाग 15 में है, ये इंपॉर्टेंट है। चुनाव भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। अब 324 से 329 तक किस अनुच्छेद में कौन सा है, ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 10, 12, 14, 16। आंसर हो जाएगा 14 सदस्य थे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत? आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 ZJ में है, ठीक है। खास करके पंचायत से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो आप अवश्य पढ़ के जाएंगे, ठीक है। 11, 21, 31, 51, आंसर कितना हो जाएगा? 21, याद रखेंगे, कितनी? 21। अगला है सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी, किस देश से? चीन, सोवियत संघ, अमेरिका या आयरलैंड? आंसर होगा अमेरिका, याद रखेंगे, यहां थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका, ठीक है। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 53, 54, 55, 56। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में, याद रखेंगे, कब? 1956 में, ठीक है। चलिए अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के रिक्वेस्ट पर, संसद द्वारा। किस पर? संसद द्वारा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 315 के 2 के अनुसार संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और नाम याद रखेंगे, त्रिपुरा भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार। आंसर हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। किस पर जाने का अधिकार? हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आप हड़ताल पर चले गए, ठीक है, ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का कार्य लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। आहूत करना मतलब बुलाना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्य क्या है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें ये नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब। इक्वेलिटी याद रखेंगे, रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में, तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में। और 1017 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। चलिए भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? बेंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में, ये भी ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। चलिए टायर पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है? टायर पार्क पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। गीग वर्कर्स को रोजगार कौन देता है? गीग वर्कर्स को, GIG वर्कर्स। केवल सरकारी एजेंसी, कोई अस्थाई, एक सेकेंड, केवल सरकारी एजेंसी, कोई अस्थाई कंपनी, ऐप आधारित प्लेटफॉर्म्स और ग्राहक, पंचायत।
तो गीग वर्कर्स को रोजगार कौन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में आता है, ये याद रखेंगे। ऐप आधारित प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे, जैसे जोमेटो, स्विगी, इन सब में जो डिलीवरी बॉय होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, गीग वर्कर्स, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। ये ऑनलाइन ट्यूटर पार्ट जो है, या फिर टाइम वीडियो एडिटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, उबेर, ओला ड्राइवर, ये सब ये क्या है, गीग वर्कर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड या अस्थायी काम करते हैं, ठीक है। चलिए, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। तो नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का गारंटी देना कब, 1972-73 में महाराष्ट्र में यह प्रारंभ किया गया। इस काम पाने का अधिकार इसी के तहत कानूनी मान्यता दी गई थी। लेकिन भारत में बात की जाए, संपूर्ण भारत में, तो वहां पर आपको मनरेगा दिखाई देता है, ठीक है। तो जिसका पहले नाम था नरेगा, बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया तो मनरेगा हो गया। ये कब हुआ था, तो फरवरी 2005 में। स्टार्टिंग में 200 जिलों को शामिल किया गया था, 27 देशों के, 27 राज्यों के, ठीक है। चलिए, अगला है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राज्य राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो ये आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के, डेवलपिंग नेशन के रूप में। किसके रूप में, डेवलपिंग नेशन के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। पीपीपी के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जीडीपी के अनुसार चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। और अगला है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, नेशनल इनकम में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ता है। पहले घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, बढ़ता है, जाता है, घटता जाता है। तो थर्ड जो है, जहां भी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे वैसे टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टर्सरी बढ़ेगा, ये खास करके याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से, याद रखेंगे। नेशनल इनकम से हिंदू वृद्धि दर, नेशनल इनकम में धीमी वृद्धि को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का उपयोग किया गया था। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में से सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होता है, इन्फ्लेशन से, ऋणदाता, व्यवसायी, ऋणी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होता है, तो जो ऋणी है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन से वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। ऋणी को ही देनदार कहा जाता है, जिसको देना है, यानी कि जो ऋण लिया है जिसको देना है, ये ध्यान में रख। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। इकोसिस्टम में खास करके याद रखेंगे, ये ओपन जो है ये होता है, इसमें आना जाना यानी इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है, ऊर्जा तथा पदार्थों का, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। खुला तंत्र होता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, जैव विविधता का सेंसिटिव स्पॉट कौन सा माना जाता है, अरावली की पहाड़ी, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 4 इंपोर्टेंट हॉट स्पॉट के बारे में याद रखेंगे। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी हिमालय। इंडो बर्मा जो बॉर्डर है, भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहां, टुंडालैंड, ये आप देखेंगे अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है उस तरफ, और पश्चिमी घाट, ये खास करके याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, तालाब एवं नदी, झरना एवं नदी, उपर्युक्त सभी। लेंटिक आवास का उदाहरण कौन सा स्वच्छ जल समुदाय में, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तालाब एवं दलदल। क्या होगा, तालाब एवं दलदल। लेंटिक आवास अस्थायी आवास होता है,
ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। स्थिर जल के आवास को लेंटिक आवास कहा जाता है। तो तालाब और दलदल, नदी कभी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो बहता रहता है, तो वो स्थिर जल में नहीं आता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एकोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, डेंसिटी ग्रेडियंट को दर्शाती है। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि जैसे पानी का बहाव है, तो कहीं पर पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर पानी की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये जो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, ये कौन सा दर्शाता है? तो पिक्नोक्लाइन, याद रखेंगे पिक्नोक्लाइन। ठीक है, इसी तरह से हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन भी है, इसे पढ़ लेंगे। किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30, 80, 100 या 120 डेसिबल? आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। ठीक है, चलिए। समस्थानिक C14 संबद्ध है कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, जीवाश्म के आयु निर्धारण से, या अनुरेखक तकनीक से? C14 किससे संबंध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म के आयु निर्धारण से। किससे? जीवाश्म के आयु निर्धारण से, कार्बन 14। तो जीवाश्म में, जीवों में क्या होती है? कार्बन होती है, और उसी से जानकारी प्राप्त किया जाता है, और जीवाश्म का आयु निर्धारण किया जाता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम होगी, 10 गुना बढ़ेगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो 3 से pH 6 में बदल जाता है, H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी, ये ध्यान में रखेंगे। रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाए? कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकल। आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ये क्या है? सिलिकॉन अर्ध चालक है। क्या है? अर्ध चालक है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। अग्नि से बचाव करने के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है, जिसमें आग नहीं लगती है, वो याद रखेंगे उसमें कौन सा यौगिक का यूज किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का, याद रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, गंधक, जस्ता, मैग्नीज। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है? तो गंधक यानी कि सल्फर, याद रखेंगे। कौन? सल्फर। सूक्ष्म तत्व है कौन कौन? आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मोल्वेडियम, क्लोरीन, बोरोन। अगला है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा यौगिक होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, याद रखें कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। ठीक है, चलिए एक और नाम याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, CaOCl2। अगला है वीटी कल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। वीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से। किससे? अंगूर के उत्पादन से। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल, याद रखेंगे कौन सा? जूल। ठीक है, चलिए। SI सिस्टम में तापमान की इकाई है फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रैंकिन या फिर केल्विन। तो SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन, याद रखेंगे कौन सी? केल्विन। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इस्पात, कार्बन, कार्बन इस्पात, ग्रेफाइट। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए याद रखेंगे स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे।
अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? रेडियम, एक्सरे, डायनामाइट, सौर प्रणाली। नोबेल ने किसका किया था? तो आंसर होगा डायनामाइट का, याद रखेंगे डायनामाइट का। ठीक है। और यहाँ पे आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं तो अवश्य उसे रिवीजन कर लेंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, आभासी, उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा। आंसर होगा वास्तविक लेकिन उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, कोरल, स्क्विड, जेलीफिश। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सी है? अकशेरुकी के बारे में बात की जाए तो वहां पे स्क्विड याद रखेंगे। कौन सी? स्क्विड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? मेमल है। तो केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक दो तीन। तो इन जंतुओं में से स्तनधारी एक और तीन क्या है? एक और, याद रखेंगे तीन। कौन? एक और तीन, यानी कि समुद्री घोड़ा और समुद्री घोड़ा मछली है। क्या है? समुद्री घोड़ा मछली, यानी कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक और तीन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। सीक्वेंस विद इन द जीन, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड। प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, क्या? म्यूटेशन। सामान्यतः कोई भी जीन किसी भी जाति में अगर 7 लाख बार उसका वो जीन चेंज होता रहेगा तो उसमें से कहीं ना कहीं म्यूटेशन का आपको लक्षण दिखाई देगा। कुछ ऐसे लक्षण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 7 लाख फोटोकॉपी करने के उपरांत आप देखेंगे किसी एक फोटोकॉपी में थोड़ा बहुत आपको गलती नजर आएगी, या फिर उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन नजर आएगा। फिर उसके बाद वो परिवर्तन एक नए समुदाय के रूप में, एक नए जो वर्ग के रूप में, वो एक नए जाति के रूप में उसका उद्भव हो जाएगा, वहां से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं फोटोकॉपी के अनुसार से, तो अच्छे से याद रहेगा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन क्या है। ठीक है। ह्यूगो डिब्रीज ने इसे प्रस्तुत किया था वर्ष 1901 में। इसका शब्द उत्परिवर्तन डच वनस्पति विज्ञानी थे वे। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिका, आरबीसी का। यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दा। आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, याद रखेंगे। आरसीबी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारी पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं बर्ड सेल, रेड सेल, मेसिंजियल सेल या फिर स्टेम सेल। आंसर हो जाएगा स्टेम सेल, याद रखेंगे। स्टेम सेल किसी भी बीमारी पर शोध के लिए उपयुक्त है। कोशिका किसी भी कोशिका में फिट की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। काफी छोटे भ्रूण में ये स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उससे आप किसी भी प्रकार के अंग का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? रेनिन, सिक्रिटीन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। अग्नाशय को, पेंक्रियाज को डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने के लिए सिक्रिटीन, क्या? सिक्रिटीन, याद रखेंगे। ठीक है, सिक्रिटीन के बारे में आपको नाम याद रखना है और इसके बाद जो भी है वो पढ़ेंगे आप। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन। आंसर हो जाएगा लीवर। कौन सा होगा प्रभावित? लीवर प्रभावित होता है फूड पॉइजनिंग के दौरान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्ग, दिव्यांगों एवं विधवा महिलाओं को हर वर्ष 400 रुपए की जगह कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई है? 1000, 1100, 1200, 1500। आंसर हो जाएगा 1100 रुपए, याद रखेंगे। 1100 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।
बिहार सरकार 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए उनके बैंक खातों में कितने रुपए अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आंसर हो जाएगा 2 लाख। कितना? 2-2 लाख रुपया सबके अकाउंट में दिया जाएगा, जो भी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। 94 लाख गरीब परिवार है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 2023 बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,07,25,310, 12,07,25,310, 13,07,25,310, 15,07,25,310। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13,07,25,310। 13,07,25,310। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार के बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की विधायकी खत्म होने की अधिसूचना जारी हुई है। वे किस सीट से विधायक थे? रामपुर, अलीनगर, दरभंगा सदर, सहरसा सदर। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर सीट, दरभंगा के अलीनगर सीट से। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनकी सदस्यता खत्म करने की बात कही गई। भारत में डॉल्फिन की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? डॉल्फिन की संख्या में दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है, ये ध्यान में रखेंगे। 2220। ठीक है, बिहार में है। कितना है डॉल्फिन? 2220। और ये पहली बार भारत में नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। ये पहली बार किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर, मिस्र। साइक्लोन इजिप्ट, याद रखेंगे। मिस्र, कौन सा? इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, राजस्थान में हुआ था। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी। फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1, 2, 3 या 4 मार्च को? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, याद रखेंगे। 4 मार्च को कैंसर दिवस। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल गांधी, जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी, जय शाह। क्या होगा आंसर? जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह जी को सम्मानित किया गया। ये अमित शाह जी के माननीय वर्तमान समय में जो गृह मंत्री हैं एवं सहकारिता मंत्री हैं, उनके पुत्र जय शाह को, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने उन्हें क्या किया है? उन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? एक तो IRCTC को दिया गया जो कि रेलवे में खाना का प्रबंध करती है, और इसके साथ एक और कंपनी को दिया गया नवरत्न का दर्जा। IRFC, NTPC, BSNL, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? IRFC, याद रखेंगे। IRFC फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, भारतीय रेलवे वित्त निगम। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। कमीशन इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अगला है, किस राज्य ने एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी किया? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार ने किया है। यहाँ पे नालंदा का आपने नाम सुना है, तो नालंदा जिले में राजगीर नामक क्षेत्र में यहाँ पे ये खेला गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित में पुरस्कृत किया जाता है। ऑप्शन है हियोशी ताकेगावा, मसाकी काशीवारा, शिंची मोचिजुकी, कोशी मात्सुमोतो। आंसर होगा मसाकी काशीवारा, याद रखेंगे। मसाकी काशीवारा। ठीक है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 500, 650, 728, 800। आंसर हो जाएगा 728, याद रखेंगे। कितने? 728। ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। और इसमें बच्चे पढ़ते हैं अनुसूचित जनजाति के, ये ध्यान में भी याद रखेंगे।
शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पढ़ते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में। इस 728 खोलने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? बनारसी साड़ी, कुंभकोणम पान का पत्ता, कांचीपुरम सिल्क, नागपुर संतरा। आंसर हो जाएगा कुंभकोणम पान का पत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखें। कौन सा? कुंभकोणम पान का पत्ता। और एक है थोबलाई मानिक का माला, ठीक है, इसे भी प्रदान किया गया है। चलिए अगला है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? बिम्स्टेक 3 आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे, एससीओ, दूसरा ब्रिक्स और तीसरा बिम्स्टेक। भारत के जियोपॉलिटिकल आप अगर दृष्टिकोण से बात करें तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। बिम्स्टेक वाला हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एजुकेशनल कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक के बारे में याद रखेंगे, ब्रिक्स के बारे में याद रखेंगे और एससीओ के बारे में याद रखेंगे। सदस्यों की संख्या, इसके अतिरिक्त कहाँ पे बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो बिम्स्टेक वाला है इसका कहाँ पे सम्मेलन हुआ है इस वर्ष? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कहाँ पे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। चलिए अगला है नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? पंबन ब्रिज श्रीहरिकोटा, लक्षद्वीप, रामेश्वर, अंडमान। पंबन ब्रिज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। कौन सा होगा? रामेश्वरम, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। मित्र भूषण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, याद रखेंगे, श्रीलंका, ठीक है। चलिए भारत को किस संगठन के विशेष समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएसएआर, डब्ल्यूएचओ। आंसर होगा आईएसएआर। यहाँ पे आपको ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। आईएसएआर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वास्थ्य ही संपत्ति है, एक बेहतर कल की ओर, स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, सबके लिए स्वास्थ्य। आंसर है हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर। स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ये भी दिया जा सकता है। अगला है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? राज्य सरकारों की डिजिटल प्रगति, शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं, ग्राम पंचायतों की प्रगति, संसद सदस्यों की कार्यप्रणाली। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक, ये किसका मूल्यांकन करता है? तो ग्राम पंचायतों की प्रगति, याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों की प्रोग्रेस, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट केनलोन, वियतनाम, थाईलैंड, चिली, फिलीपींस। आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस। विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस विलियम ओस्लर, सैमुअल हनीमैन, एडवर्ड जेनर, होरेस डोबिसन। आंसर हो जाएगा सैमुअल हेनीमैन। कौन सा? सैमुअल हेनीमैन। अगला है हाल ही में किस शहर में डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? ब्लैक बॉक्स लैब, हालांकि ब्लैक बॉक्स नारंगी कलर का या फिर लाल कलर का होता है, लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है ताकि जो भी वायुयान वगैरह में जो भी वायुयान दुर्घटना के उपरांत सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, अब इसके लिए जो लेबोरेटरी स्टार्ट किया गया है वो कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। आंसर हो जाएगा हरियाणा में, याद रखेंगे। कहाँ पे? हरियाणा में। एक और है हिसार, वो भी हरियाणा में, याद रखेंगे, इसे ही बोला जाता है हरियाणा के हिसार जिले में है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली की जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसकी जो भार क्षमता है उसे कम करके उसे डाइवर्ट किया जाएगा बहुत सारे
प्लेन्स को यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार हरियाणा का। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा, किस जिले में है? मध्य प्रदेश सरकार के किस, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर जिले में। ये ध्यान में रखेंगे, आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखेंगे। आईपीएल इतिहास में किस भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? हाईएस्ट स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया आईपीएल में? विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा। आंसर होगा अभिषेक शर्मा, याद रखेंगे। सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा। और स्कोर इनका याद रखेंगे, कितना है स्कोर? 141 रन। आईपीएल में 141 रन बनाना, मात्र 20 ओवर का गेम होता है आईपीएल में, आपको पता है। चलिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तेलंगाना, हैदराबाद में, मुंबई महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? 1987 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था। विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती। विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, भारत को हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130, 131, 132, 133। आंसर क्या हो जाएगा? 131वां स्थान मिला है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ये भी ध्यान में रखेंगे। पिछले वर्ष 129वें स्थान पे था भारत जेंडर गैप इंडेक्स में। अगला है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, बिहार, तमिलनाडु। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। पद्म स्वामी टेम्पल कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 141 का क्या आंसर हो जाएगा? 11:9। 142 का क्या आंसर हो जाएगा? 25%। 143 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आंसर ले सकते हैं। 143 का क्या आंसर हो जाएगा? 3:4। 144 का क्या आंसर होगा? 25। 145 का आंसर क्या होगा? 48। 146 का क्या आंसर होगा? 12.1 सेकेंड। 147 का क्या आंसर होगा? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। 148 का क्या आंसर होगा? उत्तर पश्चिम। 149 का आंसर क्या होगा? सास। 150 का आंसर क्या होगा? 35। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।